जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम पढ़ रहे हैं जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए। और आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारी इस चैनल ने दावा किया है कि हम फ्री में आपको कोचिंग करवाएंगे, पूरी तरीके से सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेल की जाएगी। और उसमें आपको अभी तक हमने क्या पढ़ाया था? अभी तक हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लिया। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इस टॉपिक के बाद हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे और हम कोई और पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें मैक्सिमम वेटेज होगी। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा वेटेज जिसमें 25 मार्क्स है। और अगर आप देखोगे तो यही कंप्यूटर आपकी सिलेक्शन का बाइस बन सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज से आप इस पोर्शन को रिलीजियसली फॉलो करोगे और सारे बच्चे चैनल के साथ जुड़े रहोगे तब तक, जब तक कि ये वाला पोर्शन हमारा ख़त्म नहीं होता है। पूरी तरीके से कंप्यूटर पर फोकस करते हैं और इसमें बेटर सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको दो तीन बेनिफिट्स बताता हूँ। आपको मैं पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। दूसरा चीज़ जो उसमें बेनिफिट रहता है कि टेस्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। और टेस्ट्स के अलावा जो टेस्ट्स के रिजल्ट्स वहाँ पर शेयर किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक स्फीयर ऑफ कंपटीशन आपके साथ बनाया जाता है कि आप दूसरे बच्चों से आगे निकलने की कोशिश करते हो, ज़्यादा पढ़ते हो, मेहनत करते हो, वो चीज़ आपको फ़ायदा वहाँ पर दे देगा। और अगर कोई अनाउंसमेंट वगैरह होती है तो वो वहीं पर ग्रुप पे ही की जाती है। और मैंने आपको पर्सनल मेंटरशिप का भी ऑप्शन रखा है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। जहाँ पर भी आपकी क्वेरी होती है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। शुरू करते हैं आज का जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा 25 मार्क्स के लिए रहने वाला है। अगर हम सिलेबस को देखेंगे तो सबसे पहले सिलेबस में लिखा गया है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो मतलब हमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब पहला पोर्शन दिया गया है। लेकिन ये चीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। बैकग्राउंड में जब हम चलते हैं, कंप्यूटर को देखते हैं पूरी तरीके से, आज आपको डिफरेंटली लगेगा कि हमने कुछ सीखा और आपके क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे गए हो। मैं आप सभी के सारे क्वेश्चंस यहीं पर इसी क्लास में सॉल्व हो जाएंगे। देखो, अगर आप देखोगे तो हम कंप्यूटर को सीधे सीधे शुरू नहीं कर सकते हैं। हमें कंप्यूटर का दो चीज़ें पहले देखनी है। हमें कंप्यूटर का इन्वेंशन और कंप्यूटर की जनरेशन से स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का, क्योंकि इस पे जनरेशन पे एक क्वेश्चन ज़रूर होता है और वो डेफिनेटली आप सभी लोगों को आना चाहिए। क्योंकि आप सीरीज़ में सीबीटी जो आता है, सीबीटी सीरीज़ में आता है, तो जनरेशन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन पूल बनाना पड़ता है। 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से जब उनको निकालने पड़ते हैं, तो दैट बिकम्स मोस्ट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट कि उनके शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर से पेपर निकाल के दो, तो इसमें मतलब मुझे 7 8 टॉपिक्स दिए गए हैं। 8 टॉपिक्स को मुझे 10 शिफ्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं किस तरीके से पूछूंगा? मैं एक एक टॉपिक से कम 20 20 क्वेश्चन निकालूंगा, तो वही मेरे 160 क्वेश्चन बन जाएंगे। और वही 25 25 क्वेश्चन करके हम 8 शिफ्ट्स में डाल सकते हैं। आप सोच सकते हो कि 160 क्वेश्चन, एक टॉपिक में से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपका पेपर सेट होता है। तो आपको पूरी तरीके से ये बात पता होनी चाहिए कि अब एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अभी जनरेशन से। पूरी तरीके से जनरेशन को समझने की कोशिश करते हैं और आपके हर कोई डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जी हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटी को ज़रूर दबा के रखिएगा, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये हमारी चैनल का नाम हो गया। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की जनरेशन्स को समझने के लिए।
देखो, सबसे पहले आप धीरे रखेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं आपको बेसिक फैक्ट से स्टार्ट करूंगा, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बनाएंगे और पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो कंप्यूटर की जनरेशन को जो जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसमें 5 जनरेशन, अभी जो प्रेजेंट तक है 5th जनरेशन पे ही बात हो रही है, तो हमें इसमें 5 जनरेशन पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट जनरेशन, उस पर सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको चीज़ें याद रखने के लिए भी कुछ नोट्स बता दूंगा किस तरीके से आपको याद हो सकती है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, जो फर्स्ट जनरेशन आप कंप्यूटर्स की अगर हम देखते हैं तो ये हम 1942 से लेकर 1955 तक, देखो ये जनरेशन जो होती है ये रफली डेट होता है। डेट के बारे में आपको शायद ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद, क्योंकि जनरेशन का मतलब आप अभी बोल रहे हो कि अभी अभी कौन सी जनरेशन है, कल कौन सी जनरेशन थी, ये हम मतलब स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलरली कि इस डेट से ही इस डेट तक मानते हैं। लेकिन इसमें कुछ मतलब बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम रफली राउंड अबाउट करते हैं। आइडियल सिचुएशन में डेट्स इसमें मायने नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर हमने रफली लिया है कि 1942 से लेकर 1945 तक फर्स्ट जनरेशन का डेट होता है। देखो अब अगर देखा जाए, सबसे पहले मैंने आपको कंप्यूटर की कोई डेफिनेशन नहीं बताई, मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने सीधे जनरेशन उठाए। अब ये चीज़ भी आपके जहन में चल रहा होगा कि सर किस तरीके से शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे जाके जब हम मशीन को समझेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को समझेंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे जनरेशन में बदलते हुए सीखेंगे, तब जाके हमें कंप्यूटर समझ में आ जाएगा। मान लो आपके सामने ये पेन है, अब आपको बोलेगा कोई इस पेन की डेफिनेशन बता दो, लेकिन आपको ये चीज़ पता ही नहीं है कि पहले किस तरीके से पेन था, फिर बाद में इसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस आए और अल्टीमेटली मेरे हाथ में इस टाइप का पेन है इस वक्त। तो आप सभी लोग तभी इसका डेफिनेशन बता सकते हो अच्छे तरीके से जब आपको इसका पूरी तरीके से बैकग्राउंड पता चले। तो मैं बैकग्राउंड से ही शुरू करता हूं, बाद में डेफिनेशन पे आ जाते हैं और सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर कंप्यूटर को देखा जाए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को देखा जाए, तो ये वो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स थे जो चलते थे बिजली पे। किस पे चलते थे? इलेक्ट्रिसिटी पे तो थे ही, क्योंकि इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको बिजली के लिए कौन सा चीज़ यूज़ होता था जो इस फर्स्ट जनरेशन का रिमार्केबल फीचर भी माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन का रिमार्केबल फीचर है। अगर कभी भी वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के साथ ही इनको लिंक करता है। इसके अलावा इसके साथ हम वाल्व्स भी यूज करते थे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे यूज होते थे। और दूसरा इसमें एक और रिमार्केबल फीचर था, वो भी रिमार्केबल ही है, वो है पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स क्या होते हैं? ये इनपुट मेथड होता है जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो पंच कार्ड्स होते हैं। तो ये आप मतलब पंच करके इस पर कुछ इंफॉर्मेशन प्रेस की जाती थी, वो कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी। ये हमने इसके बारे में बेसिक देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स पे चलते थे। ठीक, अब आगे चलते हैं तो समझते हैं कुछ चीज़ें इसके बारे में। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें मतलब अगर आप देखोगे कि लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, तो कंप्यूटर कुछ लैंग्वेजेस समझता है। सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करेंगे कि लैंग्वेजेस होती क्या है, जब हमें लैंग्वेजेस के बारे में पता चलेगा तभी हम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को डिस्कस कर सकते हैं। देखो, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस दो प्रकार की लैंग्वेजेस होती है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर जो लैंग्वेज खुद अंडरस्टैंड कर सकता है उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं या मशीन टाइप ऑफ लैंग्वेजेस कह सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमें समझ आती है और बाद में कंप्यूटर उनको ट्रांसलेट करके समझता है, उनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कह सकते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेजेस की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो हमें पता होनी चाहिए। इसमें आती है सबसे पहले मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वही ना, 0
0 1 वाली लैंग्वेज जिसको हम बाइनरी वगैरह भी कहते हैं। अब कंप्यूटर में क्या होता है, देखो ये 0 और 1 क्या होता है, असल में ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। 0 और 1 ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर सिस्टम में एक पावर, यहाँ से लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो कंप्यूटर में कुछ स्विचेस होते हैं, ये इसमें स्विच 1 2 3 इसी तरीके से। अब मतलब मैं आपको डार्कनेस में ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से समझना है। इसमें कुछ स्विचेस होते हैं। अब जब लाइट आएगी, या तो ये स्विच ऑन हो सकता है या तो ये स्विच ऑफ होगा। अगर स्विच ऑफ है तो कंप्यूटर समझेगा कि 0 है, अगर स्विच ऑन है तो कंप्यूटर समझेगा 1 है। अब ये स्विच किस तरीके से प्रेस होता है, तो कंप्यूटर के पास यही इंफॉर्मेशन आ जाती है, कोड होता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर उस चीज़ को समझता है कि मेरे यूज़र ने मुझे ये बताया है। इसमें दूसरी जो लैंग्वेज आती है वो आती है असेंबली लैंग्वेज। कौन सी आती है? असेंबली लैंग्वेज। ये कुछ लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर में। देखो इसी प्रकार से आपका बेस बनता जाएगा, धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब अगर हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती है, जिसमें अगर इसमें बात करेंगे तो फोर्टेन फार्मूला ट्रांसलेटर लैंग्वेज आती है, कोबाल आती है, कोबाल आती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज आ जाती है। थर्ड थिंग अगर इसमें बात करेंगे, इसमें जावा आता है, सी आता है, C++ आता है, इसमें एसक्यूएल आता है। ये सारी लैंग्वेजेस जो है ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, जो हमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हो जाती है और हम इनसे डिफरेंट काम लेते हैं। लेकिन पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमें देखना है कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही थी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो टोटली मशीन लैंग्वेज ही समझता था, ओनली मशीन लैंग्वेज इसमें यूज होती थी। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मशीन लैंग्वेज वाज द रिमार्केबल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वहां पर टिक करके आना है। देखो मेरे इस क्लास के दो फीचर्स रहने वाले हैं, दो तरीके से मैं आपको क्लास ले रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ होता है ओरिएंटल इंफॉर्मेशन। ओरिएंटल इंफॉर्मेशन वही इंफॉर्मेशन होगी जो आपको किसी भी बुक वगैरह में पढ़ी जाएगी, तो वो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। दूसरा फेज इसका शुरू हो जाएगा लास्ट के कुछ मिनट्स में, वो होता है फैक्ट्स एंड PYQs। जो PYQs और फैक्ट्स जो होते हैं वो मैं आपको, जो PYQs होते हैं वो मैं आपको फैक्ट्स के तौर पे करवा दूंगा। मान लो कि ये वाला कंप्यूटर क्या है, ये वाला कंप्यूटर क्या है, ये वाला कंप्यूटर क्या है, वो आपको डायरेक्टली वो फैक्ट्स रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं। वो क्वेश्चंस कभी भी रिपीट हो सकते हैं और आप वहां पर अच्छे तरीके से टिक करके आओगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने इसमें क्या देखा अभी तक? वैक्यूम ट्यूब्स देखा और वेल्व्स देखा, और इसमें हमने पंच कार्ड्स देखे। इस थर्ड थिंग हमने इसमें क्या देखा, लैंग्वेज जो इसमें यूज होती है 0 1 वाली लैंग्वेज, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और टोटली मशीन लैंग्वेज पे ही ये वाला कंप्यूटर डिपेंड होता था। मैं इस चीज में वो फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ कि जैसे वो हीट हो रहा था, वो हो रहा था, ये हो रहा था, वो एग्जामिनर पूछता भी नहीं है और ना ही आपको वो जरूरत है। आपको खाली MCQ बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, वो किस बेसिस पे होते हैं वही चीजें पढ़ेंगे। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि हमें कितना छोड़ना है, ये नहीं कि हमें कितना पढ़ना है, हमें कितना छोड़ना है वही चीज पढ़ेंगे। अब इसमें थर्ड थिंग जो आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, वो ये है कि आप इसमें मेमोरी साइज कितना था, ये स्टोर कितना कर पा रहा था। मेमोरी साइज जो था इसमें वो टोटल 4000 बिट्स तक था, 4000 बिट्स तक ये मेमोरी स्टोर कर पा रहा है। अब ये बिट्स की कहानी अलग है, वो अलग डिस्कस करेंगे जब हम मेमोरी को डिस्कस कर लेंगे। तो आप फिलहाल सिंपल के लिए याद रखिएगा कि 4000 बिट्स तक इसका साइज था। अब इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंटली है वो आता है एग्जाम्पल्स। जो क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला कंप्यूटर कहाँ, कौन सी जनरेशन का है, इसमें सबसे पहले आता है इनैक, फिर आता है एडवैक, फिर आता है यूनिवैक, फिर इसमें आता है IBM, कौन सा 701, फिर इसमें आता है IBM 650। देखो ये दोनों IBMs आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा, ये दोनों IBMs 1000 से कम है, तो ये फर्स्ट जनरेशन में मिलेंगे आपको। तो इनैक की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनैक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
कैलकुलेटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके लिए होमवर्क है, एडवैक की फुल फॉर्म बताइए, यूनिवैक की फुल फॉर्म बताइए, आईबीएम की फुल फॉर्म बताइए। ये आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। बाकी ये हीट होता था, वो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, वो कोई नहीं पूछता है और ना ही आपको एग्जाम में कभी पूछा जाएगा। अब सेकेंड जनरेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड जनरेशन की अगर बात करेंगे तो सेकेंड जनरेशन का जो रफली डेट है 1955 से लेकर 1964 तक आ जाता है। अब सेकेंड जनरेशन को पूरी तरीके से जब हम देखते हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन में हम क्या देख रहे थे, फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स को देखा, लेकिन वो उनसे प्रॉब्लम हो रही थी और हमें एडवांस में जाना पड़ा। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया। तो ट्रांजिस्टर जो है वो सेकेंड जनरेशन का रिमार्केबल फीचर है। अब अगर यहां पर बात करेंगे तो इसमें हमने मैग्नेटिक टेप्स का भी यूज किया, मैग्नेटिक टेप्स का भी यूज किया फॉर स्टोरेज पर्पसेस। तो आपको मैंने दो चीजें बताई थी, वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड्स बताए थे फर्स्ट जनरेशन में और वेल्व्स बताए थे फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में रिमार्केबल फीचर्स में क्या बोल रहा हूं, ट्रांजिस्टर्स थे और इसमें मैग्नेटिक टेप्स का भी आविष्कार हो चुका था। तो ये मतलब देखो, जनरेशन से पहले चीजें बनती है और फिर कब कंप्यूटर में इनकॉर्पोरेट होती है वो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड जनरेशन में हुआ। ठीक है, अब यहां पर लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज तो समझता ही था क्योंकि वो तो पहला फीचर था, लेकिन यहां पर एक और लैंग्वेज आ गई, वो आ गई असेंबली लैंग्वेज। तो इसने इस वाली जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस की गई है। अब यहां पर असेंबली लैंग्वेज के बारे में कभी अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस लैंग्वेज को आल्सो नोन एज, इसको कहा जाता है सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज, और इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश। मतलब जो इंग्लिश है हमारा ABCD वाला इंग्लिश, इट इज बेस्ड ऑन, आपको कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असेंबली लैंग्वेज किस लैंग्वेज पे बेस होते हैं, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस है। इसको दूसरा नाम जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट जनरेशन में हमने टोटली मशीन लैंग्वेज देखी, लेकिन इस सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा और यहां पर हमने ट्रांजिस्टर्स को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा और मैग्नेटिक टेप्स को इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहां पर अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे तो सेकेंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो अब अगर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, वो था बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें इंट्रोडक्शन किया गया। सेकेंड जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अलग से बात करते हैं, वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहां पर हमें फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सेकेंड जनरेशन में ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम को आते हुए देखते हैं। तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें आता है बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं बता रहा हूं कि जो वो था ये था, मतलब जो एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। एग्जाम में जो चीजें पूछी जा सकती है सीधे की सीधे वही हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम मेमोरी साइज, ये कितना मेमोरी मतलब स्टोर कर सकता था उसकी बात करेंगे तो वो इंक्रीज हो गया था 32,000 बिट्स तक। पहले हमने 4,000 बिट्स देखे, अब हमने 32,000 बिट्स देखे। तो सेकेंड जनरेशन का ये चीज हमने रिमार्केबल फीचर्स में देखा। अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसमें भी पंच कार्ड्स का यूज होता था, पंच कार्ड्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनपुट। तो इनपुट देने के लिए यहां पर भी सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड्स का यूज होता है। अब ये रिमार्केबल फीचर सेकंड जनरेशन का नहीं है, ये रिमार्केबल फीचर फर्स्ट जनरेशन का है। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन का रिमार्केबल फीचर है, मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन का रिमार्केबल फीचर है। इसी से आगे बढ़ते हैं, हम इसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब अगर हम इसकी सेकेंड जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर्स है उसकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो इसमें आता है हनीवेल 400। इसमें दूसरा एग्जाम्पल आता है CDC 1604, CDC 3600,
इसमें आता है IBM 7030, इसमें आता है IBM 1401, IBM 1620। देखो यहाँ पर जितने भी IBMs हैं उनका वैल्यू 1000 से ग्रेटर है। तो जो हमने अभी देखे थे उससे पहले फर्स्ट जनरेशन में उनका 1000 से कम था। तो इस तरीके से भी आप ये ट्रिक के जरिए याद कर सकते हो। बाकी ये जो है ये डिफरेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल्स। तो सेकेंड जनरेशन इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है। हम मूव कर रहे हैं अभी थर्ड जेन की तरह। थर्ड जनरेशन का अगर हम डेट देखेंगे तो 1964 से लेकर 1975 तक हम इसको रफली मतलब मानते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा था हमने, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स देखे थे, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद हमने ट्रांजिस्टर्स देखे। ट्रांजिस्टर्स किस चीज़ ने यहाँ पर बदल दिए, तो यहाँ पर यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन में है हमने यहाँ पर आईसीज का आविष्कार होते हुए देखा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हमने यहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो किस प्रकार के से वो बने थे, सेमीकंडक्टर्स, स्पेशली सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर क्या होता है कि मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। क्लास 11th में इसके बारे में पूरी एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि आईसीज जो थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वो रिमार्केबल फीचर है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। इससे साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया और वो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बनाया गया था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इसमें कौन कौन सा टाइप इंटीग्रेटिंग सर्किट्स आए थे, इसमें आए थे SSICs और MSICs। यानी कि SSICs का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और इसका आता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये इसका थर्ड जनरेशन का रिमार्केबल फीचर है, SSICs और MSICs, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो अब अगर थर्ड जनरेशन के बारे में देखेंगे तो इसके बारे में हम क्या पढ़ते थे, हमने वो चीज़ देखा। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ देखेंगे, तो मैग्नेटिक टेप्स तो इसमें भी थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर आई कैपेसिटी इनकी इंक्रीज हो गई, मैग्नेटिक टेप्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई स्टोरेज पर्पजेस के लिए। तो यहां पर जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ वो हुआ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें हम क्या देख रहे हैं, हम उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स देख रहे हैं। कौन कौन सा, SSICs स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और MSICs मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स देख रहे हैं। हम मैग्नेटिक टेप्स देख रहे हैं इसमें मेमोरी के लिए, और जिनकी कैपेसिटी यहाँ पर रिमार्केबली इंक्रीज हो गई। हमने सेकेंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आते हुए देखा था। वहाँ पर हमने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, वहाँ पर हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे लैंग्वेजेस की, जो हम मतलब सीरीज वाइज ही कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा था, मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या लिखा था, असेंबली। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में देखा, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज को आते हुए देखा। अब थर्ड जनरेशन में क्या हमने देखा, हाई लेवल लैंग्वेजेस को आते हुए देखा थर्ड जनरेशन में। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमने पढ़ा, फोर्टेन, फार्मूला ट्रांसलेटर, कोबाल्ट पढ़ा, जावा, एसक्यूएल, ओरिएंटल, वो सारी लैंग्वेज, C++ हमने देखी। लेकिन यहाँ पर थर्ड जनरेशन में पर्टिकुलरली कौन सी लैंग्वेजेस आई, इसमें आ गया फार्मूला ट्रांसलेटर लैंग्वेज फोर्टेन, इसमें आ गया कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, और इसमें आ गया बेसिक पास्कल PL1, बेसिक पास्कल
PL1 बेसिक पास्कल PL1 लैंग्वेज इसमें इंट्रोड्यूस हो गई, फार्मूला ट्रांसलेटर लैंग्वेज आ गया, कोबाल आ गया, ये अब ये सारी चीज़ें जब इंट्रोड्यूस हो गई तो हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिली इन लैंग्वेजेस से, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस थर्ड जनरेशन में शुरू हो गई। अब अगर इनकी मेमोरी की बात करेंगे तो मेमोरी थर्ड जनरेशन की जो है मेमोरी साइज की अगर बात करेंगे थर्ड जनरेशन का, तो आप देख लीजिएगा 12800 बिट्स, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अभी हम 32,000 बिट्स देख रहे हैं, तो 1,28,000 बिट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज साइज हुआ। अब अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आप यहाँ पर एक और फीचर यहाँ पर ऐड हो रहा है कि जहाँ पर पंच कार्ड्स हम सेकंड जनरेशन तक यूज़ करते थे इनपुट के लिए, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड भी हो रहा है। कीबोर्ड थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो रहा है कि कौन सा कीबोर्ड से हम इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते थे, वो थर्ड जनरेशन में हमारा इंट्रोड्यूस हो। अब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स को जब हम देखते हैं तो इसमें एग्जाम्पल जो आती है वो आता है IBM 360 370, ये आपको याद रहेगा, CDC 6600, PDP 8, PDP 11। तो ये हमारी इस थर्ड जनरेशन की एग्जाम्पल्स है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। हमने क्या देखा, ICs, कौन कौन सी ICs देखी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और हमने मीडियम स्केल ICs को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा। हमने इसमें मैग्नेटिक टेप्स को ही देखा, लेकिन साइज इंक्रीज हो गया और वो हमने 1,28,000 तक मेमोरी का साइज देखा। मेमोरी साइज कितना है, 1,28,000 बिट्स तक इनका मेमोरी साइज बढ़ गया। तो फिर इसमें रिमार्केबल फीचर कौन सा देखा, हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा, कीबोर्ड को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा। हमने क्या देखा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चीज़ें आपने डिस्कस कर ली और एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देख ली। देखो ये सारी चीज़ें रिमार्केबल फीचर्स होते हैं, यही आपको याद रखने होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो मैंने कितने शॉर्ट में आपको नोट्स बना के, इसी तरीके से अगर आप इतना शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो इसी तरीके से आपका नोट्स भी कम होगा और आपका मैटर भी ज़्यादा होगा और रिविजन भी जल्दी जल्दी उसमें हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे अब फोर्थ जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन का अगर हम रफली डेट देखेंगे तो फोर्थ जनरेशन का 1975 से लेकर 1980, कुछ बोलते हैं 89 तक भी बोलते हैं, तो ये मतलब आपको 80 तक आप याद रख लीजिएगा, 85 लिख लीजिए, 80 लिख लीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि डेट्स के बारे में क्वेश्चन नहीं आता। मूविंग फर्दर, अब अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें हमने क्या ICs को कन्वर्ट हो, ICs तो इसमें भी यूज हो रही थी, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट आ गया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले इंटेल कंपनी ने बनाया था। इंटेल कंपनी ने जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था उसने उसका नाम किस नाम से, 4004 के नाम से बनाया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पर आविष्कार होता है। जो इसमें ICs अब यूज़ हुई, जो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, अब इसमें SSIC स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी यूज हो रहे थे, लेकिन उनके अलावा एडिशनली इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होने लगे। तो ये इसका रिमार्केबल फीचर है। ICs में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये इसका रिमार्केबल फीचर बनता है, और माइक्रो प्रोसेसर भी इसका रिमार्केबल फीचर बनता है। हमने इसमें देखा ICs में थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई, तो हमने इसमें ये देखा। मेमोरी के लिए अभी तक हम क्या करते थे, मैग्नेटिक डिस्क्स यूज करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेमोरी के लिए हमें सेमीकंडक्टर मेमोरी देखने को मिलती है, यानी कि हमने सेमीकंडक्टर्स को मेमोरी डिवाइसेस के लिए भी यूज़ किया। ये फोर्थ जनरेशन का रिमार्केबल फीचर है। इसके अलावा हमें इसमें मैग्नेटिक डिस्क्स तो थे ही, प्लस हमने इसमें फ्लॉपी डिस्क जो थी उसका भी आविष्कार फोर्थ जनरेशन में ही होता है। अब यहाँ पर अगर इनकी बात करेंगे तो इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था वो होता था मल्टी प्रोसेसिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हमने कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम देखा? हमने बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा। थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमने सेकंड जनरेशन में हमने कौन सा देखा? हमने बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग सेकंड में देखा। थर्ड में हमने कौन सा देखा? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ जनरेशन में कौन सा देख रहे हैं? मल्टी प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट हो रही थी। यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क और इंटरनेट की भी बातें होने लगी और उनका भी आविष्कार होने लगा, यानी इंट्रोडक्शन होने लगी। कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क और इंटरनेट का भी यहां पर होने लगा। इसके अलावा GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जो कि आजकल के कंप्यूटर में, गेमिंग कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कितना ग्राफिक्स इसमें रहने वाला है। तो वो इंट्रोडक्शन का किस जनरेशन में हुई? फोर्थ जनरेशन में ही उसका इंट्रोडक्शन हुआ। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं माउस जो कि हमारा इनपुट डिवाइस रहता है, वो भी फोर्थ जनरेशन से ही यूज़ होना शुरू हो गया। अब अगर इसकी मेमोरी की बात करेंगे तो मेमोरी का साइज़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को हमने मेमोरी के लिए यूज़ किया। तो वो लगभग 100 मिलियन बिट्स, तो ये हमने 100 मिलियन बिट्स तक मेमोरी साइज इंक्रीज कर दिया फोर्थ जनरेशन में। अब यहाँ पर लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन हुई उस लैंग्वेज का नाम है क्वेरी लैंग्वेज। तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको डोमेन बेस्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो क्वेरी लैंग्वेज या डोमेन बेस्ड लैंग्वेज जो थी वो हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में देखने को मिली। फोर्थ जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं? इस क्वेरी लैंग्वेज से क्या रिमार्केबल फीचर हुआ? फोर्थ जनरेशन से कोडिंग स्टार्ट हो गई। इस क्वेरी लैंग्वेज से कोडिंग की भी आविष्कार फोर्थ जनरेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कोडिंग कब से स्टार्ट हुई? तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट हुई है। इसमें हम देखते हैं एक और लैंग्वेज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमें कौन सा टाइप A, B और C आपको याद रखना है। एक आता है माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज आता है इसमें। दूसरा जो इसमें लैंग्वेज आती है JSP जावा सर्वर पेज। तीसरा जो आता है SQL सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। ये तीन चीजें हमें इसमें देखने को मिली और कोडिंग यहां से ही स्टार्ट होने को मिली हमें फोर्थ जनरेशन में। लास्ट थिंग जो हम इसमें कर रहे हैं वो कर रहे हैं एग्जाम्पल्स। मैं आपको रिवीजन भी यहीं पर करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे इसमें फोर्थ जनरेशन में, इसमें आता है एप्पल सेकेंड, वेक्स 9000, इसमें आता है क्राई 1 सुपर कंप्यूटर, इसमें आता है क्राई XMP, ये भी सुपर कंप्यूटर रहने वाला है आपका। तो रिपीट करते हैं यहाँ पर फोर्थ जनरेशन को, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवाता हूँ जिससे आपका पूरी तरीके से सारी चीज़ें याद रहने वाली है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ। माइक्रो प्रोसेसर्स में मतलब जो इंटेल कंपनी ने बनाया था, तो वो आपको पता होना चाहिए, इंटेल 4004। तो ये इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आईसीज में इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ। तो इसके अलावा जो हमने इसमें देखा कि सेमीकंडक्टर मेमोरी को हमने इंट्रोड्यूस करते हुए देखा। इसमें हमने फ्लॉपी डिस्कस देखे और मैग्नेटिक डिस्कस तो है ही। इसके अलावा हमने इसमें क्या देखा? माउस का आविष्कार होते हुए देखा। इसमें हमें नेटवर्क
और इंटरनेट देखने को मिला। इसमें हमें कोडिंग देखने को मिला, क्वेरी लैंग्वेज देखने को मिली, डोमेन जिसको डोमेन बेस्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस तरीके से आपको इसके शॉर्ट नोट्स रखने होते हैं अपने पास। क्वेरी लैंग्वेज, डोमेन बेस्ड लैंग्वेज, इसमें आपको मेमोरी 100 मिलियन बिट्स तक गई। मेमोरी जो आपकी है वो 100 मिलियन बिट्स तक इंक्रीज हो गई हमारी। अब इसके अलावा अगर बात करेंगे तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमने को देखा माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज देखा, इसमें हमने देखा जेएसपी जावा सर्वर पेज देखा। तो इसके अलावा हमने एसक्यूएल सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस होते हुए देखी। ये सारी चीज़ें 4th जनरेशन में आपको याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स द 5th जनरेशन, नाउ इट इज़ द टाइम फॉर द 5th जनरेशन। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी थोड़ा सा हेल्प करिएगा चैनल को ग्रो करने में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वो आपके लिए भी अच्छा रहने वाला है और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। अगर मैं किसी जगह गलत बोल रहा हूँ या कोई भी चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है, मुझे कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा पढ़ाना, हमारा काम किस तरीके से, मतलब आप उसको किस तरीके से देख रहे हो। अब 5th जनरेशन की अगर बात करेंगे तो 5th जनरेशन में क्या देखा हमने, तो ये इसमें कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में 2 मिनट बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जब एक मशीन इंटेलिजेंट हो जाए। किस चीज़ से वो इंटेलिजेंट हो सकती है, जैसे कि मान लो मैं सुबह सवेरे उठकर ब्रश करता हूँ, ये मेरा हैबिट है। अब कंप्यूटर को सिखाया जाए ये कि वो सुबह सवेरे उठकर ब्रश करे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अब कंप्यूटर को ये याद रहता है कि मुझे सुबह सवेरे उठकर ब्रश करना है। दैट मेमोरी जो प्रीवियस इंस्पेक्शंस या प्रीवियस सेट ऑफ डाटा से दिया गया होगा कंप्यूटर को, उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी कि प्रीवियस मेमोरी से जो कंप्यूटर सीखता है, जो उसमें फीड किया जाता है, उस मेमोरी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। बेसिकली हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आता है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आता है तो रोबोटिक्स की तरह हमारी नज़र पड़ती है। तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम ये देखते हैं। तो हम अगर इसका डेट देखेंगे, रफली 1980 से लेकर प्रेजेंट डेट तक हमारी 5th जनरेशन ही चल रही है। अब देख लो, आप बोल रहे होंगे सर हमने तो मतलब 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन HP में देख रहे हैं या किसी और मतलब कंप्यूटर लैपटॉप में देख रहे हैं। एक्चुअली दोज आर देयर पर्सनल वो जनरेशन, लेकिन कंप्यूटर की जो बात हो रही है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस हो रहा है। इसके अलावा हमने कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं किया जिससे कंप्यूटर की जनरेशन को कहा जाए कि कंप्यूटर का जनरेशन, दोज आर द मॉडल जनरेशंस, दोज आर नॉट द कंप्यूटर जनरेशंस। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें भी ICs यूज़ हुई, लेकिन कौन सी ICs यूज़ हुई, इसमें ULSICs मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर भी इसमें होंगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर्स भी होंगे, और इसमें AI का कंसेप्ट आ गया। अब यहाँ पर कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए मतलब हमने क्या किया, लार्ज स्टेट हार्ड डिस्क्स यहाँ पर हमने देखने को मिल रही है, विच वर बेस्ड ऑन रेड कंसेप्ट, रेड सपोर्टेड हार्ड डिस्क्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। इसमें पावरफुल सर्वर्स, इंटरनेट, क्लस्टर कंप्यूटिंग वगैरह के फीचर्स है। पावरफुल सर्वर्स, इंटरनेट, इसमें इंटरनेट पूरी तरीके से डेवलप होके आ गया। उसमें कॉन्सेप्ट था, चल रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन डेवलप होके आ गया। अभी भी इंटरनेट डेवलप हो रहा है, ये आप देखोगे कि स्पीड दिन ब दिन बढ़ रही है, 4G से 5G हो गया, इसमें भी मतलब इंक्रीज हो गया। अब क्लस्टर कंप्यूटिंग का कंसेप्ट 5th जनरेशन में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट किस चीज़ की अभी हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर नए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं 5th जनरेशन में, वो आता है पैरेलल प्रोसेसर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, AI का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर AI की बात करेंगे तो इसका जो फादर है
कभी कभी पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जॉन मैकार्टी, जॉन मैकॉर्टे इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये साइड में लिख लीजिए किसी जगह, आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रहा है, पैरेलल प्रोसेसर्स की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। अब अगर मेमोरी की बात करेंगे तो मेमोरी इसमें मतलब आप अनलिमिटेड भी कह सकते हो, अनलिस्टेड भी कह सकते हो, जितना चाहो उतना स्टोर कर सकते हो। अभी मेमोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। अब एग्जाम्पल्स की इसमें बात करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं, IBM आता है, पेंटियम आता है, परम आता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात करेंगे। लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्टर का कॉन्सेप्ट इस टाइप ऑफ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें आता है विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब भी बात होती है तो 5th जनरेशन का आप बात कर सकते हो। अब लैंग्वेजेस की बात अगर करेंगे तो इसमें इसकी एग्जांपल, स्मार्टर की एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, OPS5 आता है, इसमें आता है प्रोलॉग, और लिप्स आता है, मरकरी आता है, मरकरी। अब मरकरी एज अ लैंग्वेज वाज यूज्ड इन 5th जनरेशन, ठीक है, 5th जन। लेकिन मरकरी एज मेटल, यहां पर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखिएगा, मरकरी एज मेटल वाज यूज्ड इन 1st जनरेशन। समझ में आ गया? मरकरी एज अ लैंग्वेज वाज यूज्ड इन 5th जनरेशन, लेकिन मरकरी एज अ मेटल, जो कि धातु उसमें यूज हुआ था, वो 1st जनरेशन से ही मरकरी कंप्यूटर में प्रेजेंट था। मरकरी एज मेटल वाज यूज्ड इन 1st जनरेशन। तो ये क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने आपको बोला था कि जो हमारा क्लास होगा वो 2 चीज़ों पर फैक्ट होगा, बेस्ड होगा। एक तो होंगे डेली जो ओरिएंटल मतलब ओरिएंटल स्टडी होती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो PYQ बेस्ड होते हैं, उन पे हम बात करेंगे। जो हमारा PYQ सेक्शन है, PYQ या ओरिएंटल, ये जिसको हम फैक्ट्स कह सकते हैं, तो इसमें हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहला इसमें अगर बात करेंगे तो एक डिजिटल डायरी आती है, डिजिटल डायरी इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। क्या है? टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब ये कौन सा टाइप है वो हमें पता होना चाहिए। ये एक माइक्रो कंप्यूटर है, वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या ये माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या मैक्रो कंप्यूटर है। ये एक माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। ये आपको याद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। सबसे बड़े बड़े जो साइज़ के होते हैं, पहले आते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ये सबसे बड़े होते हैं। उनसे जो छोटे होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं। उनसे थोड़े से छोटे जो आते हैं, फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इनसे थोड़े छोटे होते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो किस काम यूज़ आते हैं? वो सर्वर्स वगैरह, जो बैंकिंग सिस्टम के सर्वर वगैरह होते हैं, या मतलब किसी भी ऑफिस, किसी भी कंपनी में जो सर्वर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उनको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहा जाता है। उसके बाद आते हैं जो साइज़ में थोड़े से इनसे छोटे होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स। और सबसे लास्ट में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। कौन से आते हैं? तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। इसके अलावा अब अगर मतलब फंक्शन के हिसाब से देखेंगे, फंक्शन के हिसाब से देखेंगे कंप्यूटर्स किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। इसमें आते हैं 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के। एक को बोलते हैं एनालॉग, दूसरे को बोलते हैं डिजिटल, और तीसरे को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड।
ठीक है, हमने तीन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स देखे। एक देखा हमने एनालॉग, एक देखा हमने डिजिटल, और एक देखा हमने हाइब्रिड। अब एनालॉग कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? जो हमें एनालॉग सिग्नल्स रीड करने के काम आ जाते हैं। सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल, जैसे टेम्परेचर को चेक करने के लिए, प्रेशर को चेक करने के लिए, इनके लिए हमें एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जो हमें डेली पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं। डेली पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे ऑफिस हो गया, होम हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये कंप्यूटिंग के काम आ जाते हैं, जो हमें मतलब पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? ये दोनों काम करते हैं। ये सिग्नल्स को भी रीड करते हैं और डेली पर्पजेस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ऑफिस बेरर्स वगैरह भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने क्यों पढ़ाया, इसके पीछे रीज़न है, एक क्वेश्चन आया था, वो चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इनके बारे में, तो हमने एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स देखे। जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स है हमारे, हाइब्रिड जो कंप्यूटर्स है वो हमारे फॉर एग्जांपल ईसीजीज के काम आ जाते हैं, ईसीजी करने के काम आ जाते हैं, वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। और पेट्रोल पंप्स जो होते हैं वहाँ पर भी हाइब्रिड कंप्यूटर्स का ही यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एक और फैक्ट की तरफ देखते हैं। तो एक आता है, एक कंप्यूटर है, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर फैक्टा। फैक्टा एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर जो है वो लगभग 1970s में, 1970s में, हाँ 70s में ही उसका आविष्कार हुआ था। वो किस काम आता है? इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर है वो? ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि ये किस काम आता है, फॉर व्हाट इट इज यूज्ड। ये आपके लिए होमवर्क है। नीचे कमेंट सेक्शन में इसको बता दीजिए कि फैक्टा कंप्यूटर किस काम आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आप इसको याद रखिएगा, इट इज़ अ हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर सर चार्ल्स बेबेज। तो ये सबको पता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, सर चार्ल्स बेबेज। लेकिन यहाँ पर अगर ये सबको पता होता है, लेकिन अब विच कंप्यूटर इज फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर, तो कौन सा कंप्यूटर कंप्यूटर का ही बाप है? अगर कंप्यूटर में देखा गया कंप्यूटरों का बाप कौन सा है, तो इसमें आता है, इसमें अगर आपके ऑप्शंस होंगे सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आता है वो ये कंप्यूटर का कंप्यूटरों का बाप है। ठीक है, कंप्यूटर ही वो कंप्यूटरों का बाप है अगर कंप्यूटर में देखा जाए। लेकिन अगर उस तरीके से तो वह आपको पता ही है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि ग्रैंड फादर कौन सा है, कौन सा कंप्यूटर ग्रैंड फादर है? तो सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है वो ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर्स है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो फादर है, और वो तो आपको पता ही है। अब एक और कंप्यूटर है, रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज़, तो ये आपको पता होना चाहिए, टाइड प्रिडिक्टर। टाइड प्रिडिक्टर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। वो किस टाइप का कंप्यूटर है? वो सिग्नल्स बोलता है। किसके बारे में? सी टाइड जो आती है ना, सी टाइड, इसके बारे में सिग्नल्स बोलता है। तो सिग्नल्स वाला कौन सा कंप्यूटर होता है? सर आपने बोला था एनालॉग, तो आपको ये पता होगा। टाइड प्रेडिक्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए ये कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर है? दिस इज अ एनालॉग कंप्यूटर। ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग फर्दर, आपको ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो है कोलोसस।
फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो है क्लासेस। अब यहाँ ये चीज़ मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर की फैक्ट्स के साथ। इसी के साथ हमारा क्लास ख़त्म होता है, लेकिन आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं VLW के लिए, JKSSB VLW के लिए, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये जो नोट्स है इसके, वो आप खुद भी बनाइएगा और मेरे नोट्स भी आपको ग्रुप में ही शेयर किए जाएंगे, उससे भी आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। कल मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय। और करंट अफेयर्स का वीडियो आज शाम को रिलीज हो जाएगा। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।